नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की देशवासियों को सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की बड़ी योजना गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ऐलान। बुनियादी ढांचे पर तेजी से और बड़े स्तर पर शुरू होगा काम। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सरकार सख्त। अगले साल से कड़ी होंगी पाबंदियां। रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल प्लास्टिक पर भी अब लगेगा बैन। देश में वित्तीय समावेशन की हालत बताने के लिए आरबीआई का पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी। अब हर साल जुलाई में जारी होगा यह इंडेक्स। बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन सेक्टर पर रहेगा फोकस। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों को असली पहचान देने के लिए सरकार की पहल। अनुसूचित जनजातियों से जुड़े 1950 के संवैधानिक आदेश में किया बदलाव। सूची से अबोर जनजाति को हटाया गया। और भारत की अगुवाई में सुरक्षा परिषद की बैठक संपन्न। यूएन पीस कीपिंग पर 2 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का जिक्र कर भारत ने पीस कीपर्स की सुरक्षा पर जताई प्रतिबद्धता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। देश के अलग अलग कोनों को जोड़ने के लिहाज से उन्होंने 75 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की बात कही। गरीबों में पोषण स्तर बेहतर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के वितरण की घोषणा भी की गई है। फोर्टिफाइड चावल को अब राशन की दुकानों पर किफायती दरों पर मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी अनाज में पोषण बढ़ाने के लिए जब अतिरिक्त विटामिन और तत्व जोड़े जाते हैं तो उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब जल्द ही लड़कियों को भी सैनिक स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 और बड़ी योजनाओं को शुरू करने की बात भी कही है। एक है नेशनल हाइड्रोजन मिशन और दूसरी है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू करने जा रही है। यह अवसंरचना के क्षेत्र में देश की अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी। योजना के तहत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच पर काम किया जाएगा। बड़े स्तर पर अवसंरचनात्मक विकास, रोजगार सृजन और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जा सकते हैं। पिछले दिनों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की समीक्षा बैठक की। ओएनडीसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी की पहल है। यहाँ डीपीआईआईटी से मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से है। आपको बता दें ओएनडीसी वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जो डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने की बात करता है। यानी यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने की बात हो रही है। भारत में ज्यादातर डिजिटल कॉमर्स अभी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल पर काम कर रहे हैं। अगर ओएनडीसी का क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाता है तो डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क पर काम कर सकेगा। यह नेटवर्क खरीदार और विक्रेता को डिजिटली तौर पर जोड़ता है। इसके अलावा वे दोनों एक ओपन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ओएनडीसी के तहत अब मर्चेंट्स अपना डेटा भी सेव कर सकेंगे। इससे उनके लिए एक क्रेडिट हिस्ट्री बन सकेगी और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचने में भी आसानी होगी। आपको बता दें डिजिटल पेमेंट डोमेन में जिस तरह यूपीआई काम करता है वैसे ही डिजिटल कॉमर्स के लिए ओएनडीसी भी काम करता है। तमाम कोशिशों के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस्तेमाल और उससे होने वाला प्रदूषण कम नहीं हो रहा, लेकिन सरकार अब इस पर और सख्त होती नजर आ रही है। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जारी किए हैं। इन नियमों के जरिए 2016 के नियमों में बदलाव किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में आमतौर पर वैसे प्लास्टिक्स आते हैं जिनका इस्तेमाल एक बार ही होता है और उन्हें कचरे के तौर पर फेंक दिया जाता है, जैसे पानी की बोतल, प्लास्टिक की ग्लास, कैरी बैग इत्यादि। ये प्लास्टिक्स बहुत पतले होते हैं। 2016 के नियमों के मुताबिक भारत में अभी 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक्स के इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन सरकार अब इस दायरे को धीरे धीरे बढ़ाना चाहती है। यानी यहाँ प्लास्टिक की मोटाई को बढ़ाने की बात चल रही है। सरकार ने नए नियम जारी कर यह तय किया है कि 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा।
यह व्यवस्था लगभग 1 साल चलेगी और दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन पर भी बैन लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम और मजबूत करने के लिए 1 जुलाई 2022 से इनके विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। इसमें पॉलीस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज को भी शामिल किया गया है। इन नियमों की एक खासियत यह भी है कि इनमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भली भांति रखा गया है, जैसे प्लास्टिक स्टिक्स युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे और आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावट सामग्री आदि। नए नियमों में प्लेट्स, कप जैसी कटलरी को लपेटने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। पारितंत्र संरक्षण के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हाल ही में भारत की 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। इनमें शामिल हैं गुजरात की थोल झील सैंक्चुरी और बाधवन वेटलैंड और हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इन 4 आर्द्र भूमियों को यह दर्जा मिलने के साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या अब 46 हो गई है। देश में सबसे ज्यादा 8 रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में हैं। गुजरात में रामसर साइट्स की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी को 2012 में यह दर्जा दिया जा चुका है। हरियाणा की तरफ से सुल्तानपुर और भिंदवास रामसर साइट्स में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमियां हैं। भिंदवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जो कुछ बड़ी सुभेद्य प्रजातियों के लिए अनुकूल जगह है, जैसे इजिप्टियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पलस फिश ईगल और ब्लैक बेलिड टर्न। बात करें सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तो इसका क्षेत्रफल महज 1 वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है। यह हरियाणा के 2 नेशनल पार्क्स में से एक है, दूसरा कालेसर नेशनल पार्क है। वहीं गुजरात की थोल झील भी पारितंत्र के लिहाज से काफी अहम है। यह झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर मौजूद है और 320 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का आवास है। थोल झील सैंक्चुरी अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर है। यह झील 1912 में गायकवाड़ शासन के दौरान सिंचाई करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यहाँ व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सोशिएबल लॉपिंग, कॉमन पोचर्ड और लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज जैसी पक्षियों को देखा जा सकता है। आपको बता दें, आर्द्र भूमियां किसी क्षेत्र में पारितंत्र के लिहाज से काफी अहम होती हैं। ये पारितंत्र में खाद्य, जल, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन, अपर्दन नियंत्रण जैसी सेवाएं देती हैं। पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने किगाली समझौते के रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ यह समझौता ओजोन परत से जुड़े मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव करता है। किगाली एग्रीमेंट में HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने का जिक्र है। आपको बता दें कि यह समझौता 2019 में ही लागू हो चुका था, क्योंकि इसके लिए जितने देशों से रेटिफिकेशन की जरूरत थी वह शर्त पूरी हो गई थी। अब भारत भी इस समझौते के लिए रेटिफिकेशन को मंजूरी दे चुका है। किगाली समझौते और उससे जुड़ी बातों को समझने के लिए यहाँ पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानना भी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन उद्योगों से निकलने वाले अलग अलग तरह के केमिकल्स से इसके कमजोर होने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। इसे देखते हुए ही साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में भारत भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सदस्य बन गया। इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में अभी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स लागू हैं। भारत इस समझौते से जुड़े सभी लक्ष्यों को अब पूरा भी कर चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ ODS यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की पहचान की गई है और उन पर धीरे धीरे नियंत्रण करने पर जोर दिया गया। इन ODS में मुख्य रूप से CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि शामिल हैं। शुरुआत में HFC को नॉन ओजोन डिप्लेटिंग अल्टरनेटिव माना गया था, लेकिन बाद में इसे भी कम करने पर जोर दिया गया। इसके लिए ही 2016 में किगाली अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। समझौते के तहत 2040 के दशक के आखिर तक HFCs में 80 से 85% तक की कमी करने का टारगेट रखा गया है। बात करें भारत की तो इसके लिए भारत 4 चरणों में काम करेगा। 2032 तक 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, जबकि 2047 तक 80% की कमी करेगा। आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कुछ खास तरह के फोम्स और एरोसोल प्रोपेलेंट्स HFC उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं।
देश का बड़ा हिस्सा अभी भी कुछ बुनियादी वित्तीय सेवाओं से बाहर है। यह बात आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में कही गई है। आरबीआई का यह पहला कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। इंडेक्स के जरिए आरबीआई की कोशिश है कि वह देश में वित्तीय समावेशन की सही स्थिति को सामने रख सके। फिलहाल यह इंडेक्स अभी बिना किसी बेस ईयर के तैयार किया गया है, लेकिन यह साफ है कि आरबीआई इसे अब हर साल जुलाई महीने में जारी करने वाला है। पिछले कुछ सालों में स्टेक होल्डर्स ने वित्तीय समावेशन की दिशा में क्या क्या कोशिशें की हैं, इंडेक्स में यह दिखाया गया है। वहीं आरबीआई ने मार्च 2017 और मार्च 2021 को खत्म होने वाली अवधि के लिए वार्षिक इंडेक्स भी बताया है। मार्च 2017 के लिए यह इंडेक्स 43.4 था, जबकि मार्च 2020 के लिए यह बढ़कर 53.9 हो गया। इंडेक्स में बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन सेक्टर पर खासा ध्यान दिया गया है। वित्तीय समावेशन से जुड़े इन खास पहलुओं को 0 से 100 के बीच की वैल्यू दी जाएगी, जिसमें 0 बताएगा कि वित्तीय समावेशन की स्थिति बदतर है, जबकि 100 का मान पूर्ण वित्तीय समावेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। इंडेक्स के 3 बड़े पैरामीटर्स हैं: पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। इनमें उपयोग यानी यूजेज को सबसे ज्यादा 45% का वेटेज दिया गया है, जबकि पहुंच यानी एक्सेस को 35% और क्वालिटी को 20 वेटेज मिला है। सभी पैरामीटर्स के संबंध में गणना 97 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर की जाएगी। इंडेक्स में गुणवत्ता के पहलू पर वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं में असमानता और अभाव पर खासा ध्यान दिया गया है। पिछले दिनों हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इनमें से एक NMEOOP यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम का लागू किया जाना भी है। यह मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में अब नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑयल पाम प्रोग्राम को भी मिला दिया जाएगा। वर्तमान हालातों में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसकी एक बड़ी वजह देश में खाद्य तेल और वनस्पति तेल का कम उत्पादन है, जिसके चलते हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। लिहाजा सरकार ने इस दिशा में कुछ सुधार करने के लिए NMEOOP योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 11,040 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। इनमें से 8,844 करोड़ केंद्र सरकार जबकि 2,196 करोड़ राज्य सरकारें देंगी। योजना के तहत 2025-26 तक ऑयल पाम के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। बाद में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को पाने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसा अनुमान है कि इससे 2025-26 तक क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 11 लाख टन तक हो सकता है, जबकि 2029-30 तक इसके 28 लाख टन तक जाने की संभावना है। ऑयल पाम पर अधिक फोकस करने की एक मुख्य वजह यह है कि ये दूसरे किसी भी तेल बीज के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना ज्यादा तेल उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल हालत यह है कि क्रूड पाम ऑयल का 98% हिस्सा हमें अभी आयात करना पड़ता है। NMEOOP के 2 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। पहला है FFBs यानी फ्रेश फ्रूट बंचेस। बता दें कि FFBs से ही उद्योगों में तेल निकाला जाता है। फिलहाल FFBs की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती रहती हैं, इससे किसानों को नुकसान होता है। सरकार इसके लिए किसानों को अब पहली बार प्राइस एश्योरेंस देगी। इसे वायबिलिटी प्राइस कहा जाएगा। योजना का दूसरा मुख्य क्षेत्र है इनपुट और इंटरवेंशंस की मदद को लगातार बढ़ाना। इससे पाम ऑयल किसानों को प्लांटिंग मटेरियल से जुड़ी दिक्कतों से कुछ निजात मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की सूची में बदलाव किए गए हैं। संसद ने इसके लिए हाल ही में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। इसके कानून बनने के बाद 1950 के संवैधानिक आदेश में बदलाव हो जाएगा। इस बिल के जरिए अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों को उनकी असली पहचान देने की कोशिश की गई है। दरअसल 1950 में इस सूची को बनाते समय कुछ जनजातियों के नाम को गलत तरीके से लिख दिया गया था। कई जनजातियों के मामले में अभी भी उनकी पूर्वज जनजातियों के नाम ही चल रहे थे। इन सभी बातों के चलते कुछ संगठन इस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे कि इस तरह जनजातियों की पहचान खतरे में पड़ सकती है। संशोधन के जरिए सूची से अबोर जनजाति को हटाया गया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि आदेश में पहले से आदि नाम की जनजाति शामिल है, जो लगभग अबोर ही है। खाम्ती जनजाति का नाम बदलकर ताई खाम्ती किया गया है। वहीं मोम्बा जनजाति का नाम हटाकर अब 4 नाम शामिल किए गए हैं: मोनपा, मेम्बा, सारटांग और सजोलांग। इन जनजातियों के अलावा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में अका, अपातानी,
दाफला, गलोंग, मिशमी और सिंगपो भी शामिल हैं। खबर में एक बात हमें यह समझने की जरूरत है कि जनजातियों से संबंधित यह एक संवैधानिक आदेश है, तो इसमें संसद कैसे बदलाव कर सकती है। इसके लिए आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 342 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के संबंध में एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए जनजातियों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हालांकि वह इस मामले में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। इसी आधार पर साल 1950 में यह संवैधानिक आदेश जारी किया गया था। इस अधिसूचना में बदलाव करने यानी किसी अनुसूचित जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद इस तरह के बदलाव एक साधारण कानून के जरिए कर सकती है। अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े युवा इनोवेटर्स के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू किया गया है। तीसरा चरण शुरू करने में अटल इनोवेशन मिशन और लॉ फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स की मुख्य भूमिका रही है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 का मुख्य विषय मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हर स्कूल से एक टीम को मौका मिलेगा, जिसमें 6 छात्र और 1 अध्यापक शामिल होंगे। इन टीम्स को सीड फंडिंग की जाएगी ताकि वे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर अपना खुद का स्टार्टअप तैयार कर सकें। वहीं डिजाइन, प्रोटोटाइप तैयार करने और मार्केटिंग कैंपेन करने में भी यह फंडिंग मददगार साबित होगी। प्रोग्राम के आखिर में हर एक स्कूल को मौका मिलेगा कि वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और एकेडमीज से आए एक्सपर्ट्स के सामने अपना मार्केटिंग कैंपेन दिखा सकें। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए अलग अलग राज्यों से लगभग 50 टीमों को चुना गया है। इनमें से 20 टीम अटल टिंकरिंग लैब्स मैराथन 2019 से शामिल हैं। 10 टीमों को डसॉल्ट सिस्टम से चुना है। 10 टीमें देश के आकांक्षी जिलों से हैं और बाकी 10 टीम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। इस खबर के संबंध में AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और उससे जुड़ी कुछ पहलें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। AIM नीति आयोग की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। मिशन को सही तरीके से लागू करने के लिए कई और इनिशिएटिव्स भी लाई गई हैं। इनमें शामिल हैं अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेंटर इंडिया, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत अराइज यानी अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। AIM को तेजी देने के लिए नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अराइज यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम भी शुरू किया है। देश में 8 डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज शुरू होने जा रही हैं। इनके लिए रक्षा मंत्रालय जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी करेगा। ये प्रपोजल DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत इशू होंगे। आपको बता दें कि देश में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए DTIS योजना को पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय की योजना है जिसके लिए 400 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। योजना का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ मिलकर देश में अत्याधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यह योजना 5 सालों के लिए लागू रहेगी, जिसके तहत 6 से 8 ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनके लिए 75% राशि केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान के तौर पर दी जाएगी। बाकी 25% लागत का खर्च कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरफ से उठाया जाएगा। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल निजी उद्योग या राज्य सरकार के हो सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल असल में किसी मूल कंपनी की एक सब्सिडियरी यूनिट होती है। इसे कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए बनाया जाता है। साथ ही किसी खास प्रोजेक्ट को तैयार करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसे ही दी जाती है। ग्रीन एनर्जी तक खुली पहुंच के जरिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार जल्द ही नियम लागू करेगी। फिलहाल इसके लिए एक मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे हाल ही में पब्लिक कमेंट्स के लिए सामने रखा गया। आपको बता दें कि ये नियम विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लागू होंगे। ड्राफ्ट में ग्रीन एनर्जी की खरीद और इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ग्रीन एनर्जी में ऐसी एनर्जी खरीद को भी शामिल किया गया है जो अपशिष्ट से बनती है। यह ड्राफ्ट ग्रीन हाइड्रोजन को भी परिभाषित करता है। रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज से बनी बिजली के जरिए प्रोड्यूस की गई हाइड्रोजन को इस ड्राफ्ट में ग्रीन हाइड्रोजन बताया गया है। ड्राफ्ट ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात भी करता है। ये गाइडलाइंस ऐसे कंज्यूमर्स के लिए जारी होंगी जो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक इस संबंध में जमा किए गए सभी आवेदनों को 15 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। हालांकि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के जरिए वे कंज्यूमर्स ही योग्य होंगे जिन्हें 100 किलोवाट या उससे ज्यादा लोड की अनुमति पहले से है।
इस ड्राफ्ट में आरपीओ यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पर काफी जोर दिया गया है। आरपीओ का कॉन्सेप्ट दरअसल विद्युत अधिनियम 2003 और 2006 की राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी के तहत लाया गया था। आरपीओ के तहत कुछ खास इकाइयों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे जितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसका एक निर्धारित हिस्सा वे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से परचेज करें। आरपीओ को सोलर और नॉन सोलर में भी बांटा गया है। नए ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि सभी जिम्मेदार इकाइयों पर समान आरपीओ लागू होगा। इसके लिए इकाइयां स्वयं के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सहारा ले सकती हैं। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद के जरिए भी आरपीओ की शर्त पूरी की जा सकती है। हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2 बड़े प्रस्तावों पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई है। इनमें शामिल हैं प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट ऑन पीस कीपिंग एंड टेक्नोलॉजी और रेजोल्यूशन ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स। इन प्रस्तावों के जरिए यूएन पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे लोगों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाने और इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान दिया गया है। प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में सदस्य देशों से ये अपील की गई है कि वे शांति दूतों के साथ हुए अपराधों के मामले में यूएन महासचिव के साथ सूचनाएं भी साझा करें। बैठक में भारत ने इन कर्मचारियों के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए यूनाइट अवेयर का जिक्र भी किया। इस खुली चर्चा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के साथ मिलकर यूनाइट अवेयर विकसित कर रहा है। यूनाइट अवेयर मोबाइल आधारित एक तकनीक प्लेटफॉर्म है। यह सॉफ्टवेयर पीसकीपर्स को स्थानीय भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देगा ताकि उन्हें ऑपरेशन करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जवानों तक लाइव वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस भी पहुंचाई जाएंगी। इस दौरान पीसकीपर्स को प्रशिक्षण देने और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक MOU पर भी दस्तखत हुए हैं। इस MOU के मुताबिक भारत पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव को अपना समर्थन देगा। आपको बता दें कि यूएन पीस कीपिंग की शुरुआत 1948 में तब हुई जब सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट में यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की तैनाती को मान्यता दी। यूएन पीस कीपिंग यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का एक संयुक्त प्रयास है। इसमें सदस्य देश अपनी इच्छा से सैन्यकर्मी भेजकर मदद करते हैं। पीस कीपिंग दल में सैन्य बल, पुलिस बल और यहां तक कि आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन सदस्यों को कभी कभी ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बेरेट्स भी कहा जाता है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये नीले रंग के बेरेट या हेलमेट पहनते हैं। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, सदस्यों की सहमति, दूसरा गैर पक्षपात और तीसरा आत्मरक्षा या आदेश को छोड़कर सामान्य स्थिति में बल का इस्तेमाल न करना। 2020-21 के लिए इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए सबसे ज्यादा लगभग 28% फंड अमेरिका ने दिया है। इसके बाद चीन और जापान का नाम आता है। पिछले दिनों ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में सदस्य देशों के मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चर्चा की। इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का मुख्य विषय था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इस दौरान एक्शन प्लान फॉर 2021-24 फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को अपनाने की बात की गई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि ब्रिक्स देश 2030 के SDG यानी सस्टेनेबल गोल्स को पाने की दिशा में बेहतर स्थिति में हैं। इनमें भी खासकर उन SDGs की बात हो रही है जो भूख और गरीबी को खत्म करने से संबंधित हैं। कृषि में विविधता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देश पहले ही एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म विकसित कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कृषि में शोध, तकनीकी विकास, प्रशिक्षण आदि को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हमने SDGs का जिक्र किया। आपको बता दें, दुनिया भर के देशों में कुछ मूल उद्देश्यों को पाने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने मिलकर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया था। इनमें कुल 17 लक्ष्यों को रखा गया है। इनमें से कुछ मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे SDG 1 गरीबी को खत्म करने से संबंधित, SDG 2 भूख को खत्म करने, SDG 4 बेहतर शिक्षा, SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 6 स्वच्छ जल और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक खास एंजाइम का पता लगाया है। यह एंजाइम पौधों में इन्फेक्शन को बढ़ाता है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों को पौधों में बीमारियों को रोकने वाली तकनीकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एंजाइम्स को शोधकर्ता फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस बताते हैं। इस एंजाइम की वजह से पौधों में पेक्टिन कमजोर पड़ जाता है, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है।
पेक्टिन प्लांट सेल वॉल का खास हिस्सा होता है। जानकारों के मुताबिक एंजाइम के इस नए वर्ग को LPMO यानी लाइटिक पॉलीसेकेराइड मोनोऑक्सीजेनेसिस की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये LPMO बैक्टीरिया, फंगस और वायरस प्रोड्यूस करते हैं। टीम ने बताया कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस आलू की फसल में लेट ब्लाइट या झुलसा रोग की वजह बन सकता है। लेट ब्लाइट आलू और टमाटर की फसल में आम रोग है। इससे पत्तियों और फल को काफी नुकसान होता है। वहीं अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। बताया जाता है कि 1840 के दशक में आयरलैंड में आई भूखमरी का एक बड़ा कारण आलू का लेट ब्लाइट रोग था। यहाँ पौधों से जुड़े कुछ और रोगों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एस्टर येलो, विल्ट फायर ब्लाइट, कैंकर, बसल रॉट पौधों से जुड़े बैक्टीरियल रोग हैं। वहीं एंथ्राक्नोज, ब्लैक नॉट, चेस्टनट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पनामा डिजीज, लीफ ब्लिस्टर, मिल्ड्यू, रॉट और रस्ट आदि कवक रोग हैं। जबकि कर्ली टॉप, मोज़ेक, सोरोसिस और स्पॉटेड विल्ट पौधों से जुड़ी कुछ वायरल डिजीज हैं। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। इस बुलेटिन से संबंधित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राय खबरों में रहने वाले शब्द किगाली संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ए, ओजोन परत संरक्षण, बी, प्रवाल भित्तियों का संरक्षण, सी, सहारा अफ्रीकी देशों में जल संरक्षण, या फिर डी, मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की समग्र योजना। दूसरा प्रश्न, हाल ही में जारी कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह इंडेक्स फिक्की ने जारी किया है। कथन 2, इंडेक्स का आधार वर्ष 2015-16 निर्धारित किया गया है। कथन 3, इंडेक्स में सर्वाधिक भारांश वित्तीय सेवाओं के उपयोग को दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 3, या फिर डी, केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित कर सकते हैं। कथन 2, इस अधिसूचना में किसी जनजाति को शामिल करने या हटाने की शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल में निहित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो 1 ना ही 2। चौथा प्रश्न युग्म सम्मेलन से संबंधित है, जहां 2 सूचियां दी गई हैं, पादप रोग और कारक। तो पहला युग्म है एस्टर येलो और जीवाणु, दूसरा बसल रॉट और विषाणु, तीसरा पनामा डिजीज और कवक, चौथा लेट ब्लाइट और जीवाणु। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 4, या फिर डी, केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, जहां 2 सूचियां दी गई हैं, देश और समुद्री क्षेत्र। तो पहला युग्म है ग्रीस और टेहरीनियन सी, 2 स्पेन और बेलियारिक सी, 3 इटली और एजियन सी, 4 तुर्की और सी ऑफ मार्मरा, 5 सऊदी अरब और मिस्र और अकाबा की खाड़ी। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं ए, 1, 3 और 4, बी, 1, 2 और 5, सी, 2, 4 और 5, या फिर डी, उपर्युक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। पिछले बुलेटिन में हमने आपसे ग्रीस के नक्शे की बात की थी, क्योंकि बीते कई दिनों से यहाँ पर जंगलों में लगने वाली आग की वजह से लोग काफी परेशान हैं और ये देश चर्चा में है। तो आइए नजर डालते हैं ग्रीस के नक्शे पर। ग्रीस की अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिणी यूरोप में अवस्थित है और इसके अलावा ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसकी राजधानी की बात करें, यानी ग्रीस की राजधानी की बात करें, तो वो एथेंस है। ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। बाल्कन प्रायद्वीप का ये हिस्सा है। बाल्कन प्रायद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें
बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अल्बानिया और बुल्गारिया जैसे कुछ देश इसमें शामिल हैं। अगर हम इसमें ग्रीस की बात करें तो ग्रीस का पूरा भाग इस प्रायद्वीप के अंदर नहीं आता है, बल्कि इसका कुछ उत्तरी क्षेत्र ही इस प्रायद्वीप में शामिल है। अब अगर इसके सीमावर्ती देशों की अगर हम बात करें तो ग्रीस अब के जो उत्तर में अल्बानिया से सीमा साझा करता है, नॉर्थ मैसिडोनिया है और बुल्गारिया है। अगर इसके पूर्व की बात करें तो इसमें एजियन सागर है और तुर्की भी इसके पूर्व में आता है। जबकि अगर ग्रीस के पश्चिम में हम देखें तो यहाँ पर आयोनियन सागर है और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। ग्रीस के पत्रास की खाड़ी और कोरिंथ की खाड़ी, ये दोनों भी ग्रीस के ही समुद्री क्षेत्र है। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर अगर हम नजर डालें तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ज्यादातर क्षेत्र है वो पर्वतीय है। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है पिंडस। पिंडस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जबकि अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो है माउंट ओलिम्पस। अब इसकी जलवायविक परिस्थितियों और वनस्पति पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। भूमध्य सागरीय जलवायु को हमने अपने 23 से 29 जुलाई के बुलेटिन में विस्तार से कवर किया है, तो इसके लिए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पूरा क्षेत्र 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में एजियन सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर, तो इसी वजह से यहाँ महासागरीय प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है और इसी की वजह से यहाँ जो गर्मियों में तापमान है वो ज्यादा नहीं होता है। और अगर हम वर्षा की यहाँ पर बात करें तो वर्षा जो अधिकांश यहाँ होती है वो सर्दियों के मौसम में होती है। अब क्योंकि यहाँ पर रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु है तो इसी वजह से यहाँ पर कई रसदार फल पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है और इसके अलावा यहाँ पर जैतून भी पाया जाता है। अगर हम इसके वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर पाइन, ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता देखी जाती है। इसके अलावा ग्रीस के अधिकांश हिस्से में झाड़ियाँ फैली हुई हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और इन झाड़ियों को एक खास नाम से जाना जाता है, वो नाम है मैक्विस, यानी इन झाड़ियों को मैक्विस कहा जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तपस यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज लॉन्च किया है। तपस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान यानी NISD की एक पहल है। यह विषय से संबंधित विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्रियों और लेक्चर तक लोगों को पहुँच प्रदान करता है। पाठ्यक्रम मॉड्यूल की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल का विकास करना है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के रविंद्र भवन में लगाई गई है। प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की में अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम और शहीद दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग से संबंधित गुमनाम नायकों को पहचानने वाली 100 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संवाद यानी सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस कार्यक्रम के 1 वर्ष के सफल समापन की सराहना की गई। आपको बता दें कि संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए कार्य करता है।
इसके दूसरे चरण को बच्चों और किशोरों के समग्र मनोसामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा यानी CUPB के वनस्पतिविदों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अम्ब्रेला हेड वाली एक शैवाल प्रजाति की खोज की है। यह एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार लगभग 20 से 40 मिलीमीटर होता है। यह एक छतरी या मशरूम की तरह दिखाई देता है। इसकी टोपी पर 15 से 20 मिलीमीटर व्यास की रेखाएं या खांचे होते हैं। इसका केंद्रक एक राइजोइड संरचना बनाता है जो शैवाल को उथली चट्टानों से जोड़ने की सुविधा देता है। पाकिस्तान के लाहौर किले में स्थित सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। यह प्रतिमा वर्ष 2019 में स्थापित की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद 1792 में मात्र 12 वर्षीय रणजीत सिंह को सुकरचकिया मिस्ल का उत्तराधिकारी बनाया गया था। बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह को BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा किए गए हाल के एक सर्वेक्षण में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम के रूप में नामित किया गया है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को लगभग 10 सैटेलाइट फोन सौंपे गए। इन सैटेलाइट फोनों का इस्तेमाल पार्क की 6 श्रेणियों में किया जाएगा, जहां कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है या खराब मोबाइल कनेक्टिविटी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एक अधिकारी के अनुसार इस कदम से पार्क में अवैध शिकार रोकने वाले उपायों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब तक करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। केंद्र द्वारा एक डिजिटल ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के एक गाँव को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी ताकि लोग घर से विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकें। आपको बता दें कि देश में करीब 5000 डिजिटल गाँव विकसित किए गए हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।